तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का क्लास 10th का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है ये और पेपर कोड आप देख सकते हो ये आपका 3232। चलिए इसकी डिटेल्ड आंसर की देखते हैं। एमसीक्यूज हम इसमें इंक्लूड करेंगे सभी और बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आपको ट्रिक की अलग अलग ट्रिक की सहायता से याद कराया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में भी आप याद रखें और आज आंसर की भी आपके 100% एक्यूरेट ही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला सवाल देखिए, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो ये है आपकी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे शॉर्ट में कहते हैं यूएनडीपी। और ये यूएनओ का पार्ट है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट छांटना है, जो अलग है वो छांटना है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के नाम से जानी जाती है ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की यूनिट है और इसलिए ये अलग है। बाकी सबके सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हम भरेंगे लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता है उदारीकरण हिंदी में, यानी लिबरलाइज करना, लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म करना वगैरह वगैरह। बहुत सारी और राहत होती है इंडस्ट्री के लिए जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ओके, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एसर्शन रीजनिंग बेस्ड सवाल है। तो जूट इंडस्ट्री के बारे में एसर्शन है, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन ए नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही है, इसका मतलब ये। ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्या जूट का इंडिया? यस, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें कुछ दी हुई हैं, इनको मैच करना किस किस स्टेट में ही है। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का राजस्थान में है, तो 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि A का 2 सॉरी। उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो ये आसाम में है। ओके, और पेरियार को तो आपको पता है, जब भी पेरियार नाम आ जाए तो नदी भी पेरियार कहाँ पे है और डैम भी पेरियार कहाँ पे है? केरला में। तो सी का रहेगा 4। ओके जी, सी का 4, ए का 2, और डी का देखोगे, डी का कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, तो डी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पे मिसिज मोनिका अलोंग विद हर फैमिली क्लियर से पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड उन्होंने क्लियर की, उस पर खेती की। उसके बाद जब वो उसकी फर्टिलिटी घट गई ज़मीन की, तो वो दूसरी जगह उन्होंने ऐसी ज़मीन तैयार की, फिर से खेती करनी शुरू कर दी। तो इस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दैट जर्म्स ऑफ विच डिजीज पेव्ड द वे फॉर यूरोप्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका। किस बीमारी की वजह से यूरोप ने अमेरिका को फतेह किया? ओके, तो ये था आपका स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर सवाल, इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया एलिगोरी द ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड सिंबलाइजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है आपका विलिंगनेस टू मेक पीस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिन 2 फेमस न्यूज़पेपर्स के एडिटर थे उनमें एक था केसरी, जिसकी लैंग्वेज कौन सी थी? मराठी। और एक था मराठी न्यूज़पेपर जिसकी लैंग्वेज क्या थी? मराठी की लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट यहीं से सवाल अक्सर देखने में आता है। ओके, 10 नंबर सवाल देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बारदोली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई ने लीड किया था 1928 को हुआ था, 12 जून को स्टार्ट। उसके बाद रोलट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, रोलट एक्ट के खिलाफ 1919 में। उसके बाद आया, उससे पहले देखेंगे आपका, ये सब पहले के इंसिडेंट है क्योंकि बारदोली सत्याग्रह सबसे बाद में हुआ। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण जो है गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था इंडिया के अंदर 1917 में। ओके, जब गांधी जी भारत लौटे उसके बाद पहला ही चंपारण था।
और उसके बाद अहमदाबाद मिल और उसके बाद खेड़ा। तो चखा के नाम से आप तीनों याद कर सकते हो, चंपारण CH, उसके बाद A फॉर अहमदाबाद, और खा जो है वो खेड़ा के लिए, खा जो है वो खेड़ा के लिए KHA, सॉरी KHA। ओके, तो चखा से आप याद रखो, ये ट्रिक है, गांधी जी के 3 पहले सत्याग्रह याद करने की ट्रिक है ये। ओके, तो सबसे बाद में कौन आया? खेड़ा, सॉरी सबसे पहला कौन आया? चंपारण, उसके बाद आता है खेड़ा, उसके बाद रोलेट एक्ट, उसके बाद आता है आपका बारदोली सत्याग्रह, और इधर से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। तो देखिए, इज इट नॉट वाई इज इट नॉट ईजी टू गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट का चैनल है उसके थ्रू आपको लोन लेना आसान क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे रीजन होता है बहुत सारे। एक रीजन इनमें अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल, दूसरा लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड लोन प्रोसेस है, उस तीसरा क्या, अवेयरनेस ऑफ बरोवर। तीनों रीजन की वजह से क्या होता है, लोन नहीं ले पाता आदमी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक। इनमें अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देना उचित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12 आपका, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहचानना किस सेक्टर की बात हो रही है, तो सबके सब जो सिम्टम्स है ना, ये सब सिम्टम्स है प्राइवेट सेक्टर का। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रॉफिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश होती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बनती ही प्रॉफिट के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। इनका प्राइमरी टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस सेक्टर इज ओन्ड बाई ए पर्सन, यस, एक या दो लोग ही मतलब मेजर इसमें शेयर होल्डर होते हैं, वही मालिक होती है कंपनी की। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील भी इसी का एक पार्ट है, मतलब इसी टाइप की एक इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है। ओके, 13 नंबर देखिए, यहाँ पे 14-15 साल का जो एज ग्रुप है उसमें क्या है, 1000 लोग आए, 1000 लोग मतलब टोटल थे, 800 लोग आए प्रेजेंट थे तो कितना हो गया परसेंटेज भाई? 800 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 इंटू परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ से खत्म, यहाँ से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म, तो बचा क्या? 80। आंसर क्या है आपका? 80, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड है, तो यहाँ पे ए सही है। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल कंपलसरी है, ये जरूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें आर की, तो आर सही नहीं हो सकता। क्यों सही नहीं हो सकता आर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करती है इलेक्शन सिंबल, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही काम है, ECI ही कर सकता है ये, तो आर गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में आपको पता है सिंगली जो है वो मेजोरिटी में रहते हैं, तमिल जो है वो माइनॉरिटी है। और उसके बाद 16 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से सही हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सॉरी, टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो आप दूसरा स्टेटमेंट छोड़ दो, बाकी सब कंपलसरी है, दूसरे को आप कट कर दो, ऐसे ही ऐसे जैसे सही लगे, और बाकी सबके सब सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 17 नंबर देखिए, बच्चा, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वलिटी? तो भाई वोट का अधिकार बराबरी का होना चाहिए, ये जेंडर इक्वलिटी को शो करता है, यानी कि महिला और पुरुष के वोट की कीमत बराबर है। ओके, 18 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जिसपे सेंटर या स्टेट दोनों, यानी कि यूनियन और स्टेट कोई भी कानून बना सकता है इन सब्जेक्ट्स पे। ओके, और बाकी देखिए कंकरेंट लिस्ट में ये डिफेंस भी नहीं आता, डिफेंस यूनियन का है, और पुलिस जो है वो स्टेट का है, और तीसरा क्या बचा? ट्रेड, ये भी सेंटर का है। ठीक है जी, सेंट्रल यूनियन जिसको कह सकते हैं आप। उसका 19 नंबर सवाल देखिए बच्चे, तो फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इंडिया आर वुमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन? तो ये आपका है सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर में, पंचायती राज व्यवस्था में हमारे यहाँ लेडीज़ के लिए 33% रिजर्वेशन लागू है, और कहीं नहीं है, ना राज्यसभा में, ना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ना लोकसभा में, ना कहीं और। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखिए बच्चे, द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 22 लैंग्वेजेस टोटल अब तक इंक्लूड की गई हैं, जिनमें तमिल भी एक लैंग्वेज है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा, ये 2 नंबर सवाल वाले सवाल आ गए, तो इनको भी हम स्किप कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में लेंगे, लेकिन जो आगे के सवाल है 34.123 करके एक नंबर वाले, उनको हम इंक्लूड करेंगे।
को पढ़ करके आपने आंसर करने हैं कुछ सवालों के। देखिए 34.1 को आप कैसे आंसर करेंगे। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वर्किंग कंडीशन, एनी वन फीचर ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो इसमें एक कंडीशन होती है आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो रिटर्न होता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको लिख करके दिया जाता है कि आपसे क्या क्या काम लिया जाएगा, कितने घंटे लिया जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ऐसे करके मोटी मोटी बातें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। ठीक है जी। तो आंसर क्या है आपका, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिटर्न। ओके, नेक्स्ट देखिए 34.2, इसका आंसर होगा, यहाँ पे हमने एक बेनिफिट बताना है जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को तो ग्रेजुएटी मिलती है, पीएफ मिलता है। ओके, मिनिमम वेजेस गारंटीड होती हैं। ठीक है जी, ये कुछ बेनिफिट हैं उनमें से। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पूछा, हमने कहीं बता दिए। उसके बाद 34.3, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि सब रजिस्टर हो ताकि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सके और गवर्नमेंट उनकी मॉनिटरिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 35। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। यही तरीका होता है इनको आंसर करने का। फिलहाल हम आपको आंसर बता देते हैं। 35.1 का आंसर है मेंशन एनी वन पॉलिटिकल डिमांड ऑफ लिबरल। तो फ्रीडम इनकी एक पॉलिटिकल डिमांड थी। ओके, क्या थी, फ्रीडम। ओके जी, कह सकते हैं आप लिबर्टी एंड फ्रीडम। उसके बाद देखिए 35.2, मेंशन द मेन कॉज फॉर द राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज इन यूरोपियन स्टेट्स। तो देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। तो मेन वजह ये थी इनके फैलने की। और लास्ट क्वेश्चन जो है 35.3 का, एनालाइज द रीजन फॉर मैनी लिबरल नेशनलिस्ट गोइंग अंडरग्राउंड आफ्टर 1815। तो क्या रीजन था, कौन कौन से रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक मेजर रीजन जो था वो ये था, फियर ऑफ रिप्रेशन। इनको कुचल ले जाने का डर था, कुचले जाने का डर था, सरकार इनको कुचल देगी। ठीक है जी, और फिर ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी इसी टाइप का एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपने 2-3-4 बार इसको स्टडी करना है। ये मुश्किल से 2-3-4 मिनट का ही काम। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन सवालों का आंसर क्या क्या लेने हैं। तो पहला कहता है 36.1 का आंसर क्या होने वाला है, इन विच आयरन ओर इज द मैक्सिमम आयरन कंटेंट फाउंड। तो ये होता है आपका मैग्नेटाइट, जिसमें 70% आयरन होता है। मैग्नेटाइट ऐसी और है जिसमें 70% यहाँ पे लिखा हुआ भी है आयरन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है आपका हेमेटाइट। और 36.3 का है आपका आयरन ओर इज ए बेसिक मिनरल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो ये बेसिक मिनरल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री के अंदर होती है, हर इंडस्ट्री के अंदर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कहीं पुल बनाना है, ओके, कहीं पे मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, सब में ये काम आने वाला है। तो ये इसीलिए बेसिक मिनरल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, यहाँ पे 2 प्लेसेस ए एंड बी की बात हो रही है गिवन पॉलिटिकल मैप में। ओके, ऑन पेज 23। तो यहाँ पे जो पहला प्लेस है वो कौन सा होगा ये बताना है आपने। जहाँ पे 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का समिट हुआ था, तो सेशन हुआ था, तो ये है मद्रास तमिलनाडु में। ओके, और बी जो है इसका देखिए द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ये था आपका दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था। बताइए किस सन में किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। उसके बाद यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हैं जिनको देखने में कुछ दिक्कत होती है ज़्यादा। तो पहला सवाल क्या कहता है, नेम द प्लेस वेयर द सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो ये सेम है, मद्रास है। और दूसरा आपको पता है कि ये था आपका दांडी, गुजरात में। ओके, ये हमने लिख करके भी दे दिया है आपको। आगे देखिए बी पार्ट इसका। ओके, तो इसका पहला वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, ये आपको नाम लिख के दिया हुआ है ऊपर। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है भाई, ये कर्नाटका में पूछा गया, तो कर्नाटका में हम बता देंगे कहाँ, बेंगलोर। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर। और आप देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में। तो ये तारापुर में, महाराष्ट्र। ये कुछ पैन परेशान कर रहा है तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए दिया हुआ है, नेम द प्लेस वेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल कलकत्ता। तो आंसर सेम रहेंगे, आप इनको भी मैच कर लीजिए। ओके जी, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो एक पेज छूटा है जिसमें 2 नंबर वाले सवाल हैं, ओके,
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।